विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। पिछले क्लास में हम लोगों ने यानी जितने भी क्लास हुए उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर का बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी कुछ टॉपिक सेकंड चैप्टर में बाकी है और उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर चल रहा है, ये उपभोक्ता व्यवहार होगा। तो उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग का नियम यानी लॉ कंज्यूमर बिहेवियर एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये चैप्टर चल रहा है। तो मैं बहुत ही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर कोई बच्चा हो जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है, लेकिन अगर कोई उसे तैयारी नहीं मिल पा रही है, तैयारी नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ ओमेगा क्लास 850 से बोलिए आने के लिए। यहाँ पे मैं कंप्लीट कोर्स कराऊँगा, दोनों सब्जेक्ट, दोनों जो है बुक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। तो चलिए आज हम लोग उपभोक्ता व्यवहार मांग के नियम जो अध्याय है, इसके कुछ और जो है पॉइंट्स है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स है। मांग की लोच कितनी प्रकार की होती है? देखिए, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। यानी इलास्टिसिटी में बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, तो कमी या वृद्धि होने के कारण जब किसी वस्तु की मांग में जब परिवर्तन जिस दर से होती है ना, उसी को इलास्टिसिटी या लोच बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे है मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, यानी लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है मांग की कीमत लोच, ठीक ना। फिर मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच, तीनों को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मांग की जो लोच है ना, वो तीन प्रकार का होता है। मांग की लोच तीन प्रकार का होता है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मांग की कीमत लोच समझते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यानी किसी भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी गुड्स हो, तो उसके प्राइस में अगर कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में, वस्तु की डिमांड में जिस रेट से, जिस गति से, जिस रेट से चेंज होता है, उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। समझ में आया? यानी कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है, तो प्राइस में चेंज आने के कारण उसकी डिमांड में भी कोई ना कोई चेंज आएगा। अगर वही चेंज के रेट को देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि यह मांग की कीमत लोच है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्राइस की रिलेटेड है, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। यानी किसी भी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जिस गति या दर से, रेट से परिवर्तन होता है, उससे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला है कि ईडी इजकल टू, ईडी यानी मांग की कीमत लोच। तो ईडी इजकल टू मांग, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया है, अपॉन यानी बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी इसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसको भी दिखाने और सॉल्व कर लेंगे। अगला जो है बी नंबर है मांग की आय लोच। मांग की आय लोच क्या कहता है? मांग की आय लोच यह कहता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, उपभोक्ता की आय में, ध्यान रखना है, मांग की आय लोच कहता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है। जैसे आपके अगर इनकम में चेंज आता है, तो आप जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें भी, जो गुड्स खरीदेंगे उसमें भी चेंज आएगा। जैसे आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप बढ़िया वस्तु खरीदेंगे और हो सकता है ज़्यादा वस्तु खरीद लें, लेकिन आपके पास कम पैसे हैं तो हो सकता है कि कम दाम वाला वस्तु खरीदें और कम खरीदें। तो वही कहा जा रहा है कि अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु पर भी मांग में, वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन होता है, तो उसी के रेट को हम लोग बोलते हैं मांग की आय लोच, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका फार्मूला है ईडी इजकल टू वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन।
ठीक है। चलिए, और ऑप्शन सी में है मांग की तिरछी लोच। दरअसल तिरछी लोच या इसको आड़ी लोच भी कहा जाता है, आड़ी, ठीक ना। तो यहाँ पे मांग की तिरछी लोच या आड़ी लोच का मतलब है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर किसी दूसरे वस्तु की मांग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे हम तिरछी लोच कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पूरक वस्तु के केस में और जो है प्रतिस्थापन वस्तु के केस में, यहाँ पे वही बात है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो, यानी जैसे अगर पेट्रोल की अगर ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक है कि बाइक्स और कार के जो है डिमांड में कमी आ जाएगी। तो वही बात है, अगर एक वस्तु के दाम या कीमत में परिवर्तन होते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे वस्तु के मांग पे पड़ता है। इसी को बोला जाता है तिरछी लोच, ठीक ना। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर किसी दूसरे वस्तु की मांग में जिस दर से, जिस रेट से परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उससे हम तिरछी लोच कहते हैं। जैसे ए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और बी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये आपको समझ में आया होगा कि जो है मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच ध्यान रखना है, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। इसमें आता है आपका मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। तीनों समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आता है कि मांग की कीमत लोच कितनी प्रकार की होती है। अभी तो हम लोग मांग की कीमत लोच पढ़े, अब यहाँ पे मांग की कीमत लोच कितनी प्रकार की होती है या मांग की लोच की विभिन्न स्थितियों को बतलाना है, ठीक है। तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, मांग की कीमत लोच 5 प्रकार का होता है। दरअसल मांग का जो कीमत लोच होता है वो 5 प्रकार का होता है। अब इसे समझिए ध्यान से। जैसे एक स्थिति आती है पूर्णतया लोचदार मांग। देखिए, लोचदार और बेलोचदार 2 चीज़ होता है। लोचदार का मतलब है कि चेंज हो जाना और बेलोचदार का मतलब चेंज नहीं होना, ठीक ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, लोचदार मतलब चेंज हो जाना, ठीक ना। और इक्वल यानी जिसमें जो चेंज हो रहा है अनंत तक हो जा रहा है, पता नहीं कितना होगा, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने या न कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है, उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है और उस चेंज के चलते उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में अगर हल्का सा भी दाम इधर उधर हो जाए, मूल्य इधर उधर हो जाए, तो उसके कारण उस वस्तु के मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, ठीक ना। तो उसे बोला जाता है पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। जैसे आप एक डायग्राम से देखिए यहाँ पे जो है ये आपका कीमत रेखा है और एक मांग रेखा है, और यहाँ पे एक देखिए ये प्राइस है, ये जो है प्राइस को दिखाया गया है। प्राइस कांस्टेंट है एकदम, जो है किसी प्रकार का चेंज नहीं है। तो देखिए कीमत जो है इसमें का मांग की जो है ये जो टॉपिक था, यानी पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर हल्का सा भी बदलाव हुआ या नहीं भी होता है ना, तो उसके कारण उस वस्तु की जो है मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है देखिए प्राइस एकदम कांस्टेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी डिमांड पहले ओ से क्यू था, फिर क्यू से Q1 हो गया, फिर Q से Q2 हो गया, यानी इसकी डिमांड जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर हल्का सा भी बदलाव होगा उसकी कीमत में या कीमत में बदलाव नहीं भी होगा ना, तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, अगला जो है दूसरे प्रकार का जो कीमत लोच है वो है पूर्णतया बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब परिवर्तन नहीं होना, ठीक ना। तो यानी E=0, यानी किसी प्रकार का इसमें लोच नहीं होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो जब किसी वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने से उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार कहा जाता है। यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गुड्स है जिसके प्राइस में
चेंज होता है, उसके प्राइस घटे या बढ़े, तो चेंज होने के बावजूद भी उसके मांग में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेलोचदार मांग। जैसे मेडिसिन हो गया, अगर मेडिसिन के दाम चाहे बढ़े चाहे घटे, जितना मांग रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक ना। वो आदमी खरीदने वाला खरीदेगा ही, उसके लिए जो है चाहे कितना महंगा हो जाए या कितना भी सस्ता हो जाए। जैसे आप इसको एक डायग्राम से समझिए, आप देख रहे हैं इस रेखा को कीमत में दिखाया गया है और यहाँ पे मांग को दिखाया गया है, और ये आपका ये देख रहे हैं प्राइस है, ठीक ना, और ये आपके जो है मांग है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं प्राइस पहले पी था तो मांग ए पर था, ठीक ना, उतना ही था मांग, यानी इतना ही था। फिर देख रहे हैं प्राइस फिर हाई हो गया, प्राइस हाई हो गया, पी से P1 हो गया प्राइस, लेकिन अभी भी डिमांड उसी रेखा पर चल रहा है। फिर प्राइस P2 गया, फिर भी डिमांड उसी रेखा पे है, आगे बढ़ नहीं रहा इधर की तरफ, ठीक ना। कहने का मतलब है कि कुछ वस्तु ऐसी होती है कि उनकी कीमत में चाहे कितना बढ़ा लीजिए चाहे कितना कीमत घटा लीजिए, लेकिन उसके डिमांड इधर उधर नहीं होते, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसे वस्तु को बोला जाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जैसे आप देख ही रहे कि प्राइस बढ़ने के बाद भी, प्राइस P से P1 हो गया, P2 हो गया, फिर भी इसकी जो है डिमांड में ना तो डिक्रीज हुआ ना ही इंक्रीज हुआ, जैसा डिमांड था वैसा ही हो गया रहा, ठीक ना। अगला देखते हैं, थर्ड आता है सापेक्षित लोचदार मांग। सापेक्षित लोचदार बोलिए या अधिक लोचदार मांग बोलिए, तो इसका मतलब है कि ED ग्रेटर देन, यानी ED लेस देन 1 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी यदि किसी वस्तु की कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है उससे अधिक दर से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी वस्तु की अगर कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है, जैसे अगर हम मान लें कि पेट्रोल के अगर कीमत में 5% जो है 5% की रेट से अगर चेंजेज आता है, तो इसके जो है मांग में, इसके मांग में डिमांड में जो है क्या होना चाहिए, 5% से अधिक का जो है चेंजेज रहना चाहिए, जैसे 7% होना चाहिए या 7% ऊपर, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल के कीमत में 5% का चेंज आया और इसके कारण इसकी डिमांड में 7% का चेंज आ गया, तो जितना कीमत में चेंज था उससे अधिक इसके डिमांड में चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं सापेक्षित लोचदार मांग या अधिक लोचदार मांग। यानी जिस रेट से उसकी कीमत में परिवर्तन होगा उससे अधिक उसकी मांग में परिवर्तन हो जाएगा, उसको बोलते हैं अधिक लोचदार मांग या सापेक्षित लोचदार मांग। जैसे हम लोग प्राइस यहाँ पे देखते हैं इस रेखा से, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यानी इस लाइन पे प्राइस को दिखाया गया है और यहाँ पे मांग को दिखाया गया है इस लाइन पे। अब यहाँ पे एक रेखा, एक डिमांड कर्व है, ये वाला डिमांड कर्व है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब प्राइस P था तो डिमांड कितना था, डिमांड था Q, प्राइस Q P, डिमांड जब प्राइस P था तो डिमांड कितना था, यहाँ पे था इस बिंदु पे था, इतना डिमांड था, Q था, यानी प्राइस P था तो डिमांड कितना था Q। देखिए 0 से लेकर Q कितना दूरी है, लेकिन वहीं जैसे प्राइस और बढ़ गया तो डिमांड घट के Q से कहाँ आ गया, Q1 पे आ गया, यानी ये डिमांड इतना आ गया। देखिए इतना डिमांड घट गया, इतना डिमांड आपका घट गया, समझ में आ रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, कीमत में परिवर्तन होने का मतलब कि नहीं केवल कीमत बढ़ेगा, कीमत घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक ना। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जिस रेट से कीमत में परिवर्तन होता है उसके अधिक रेट से उसके मांग में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अधिक लोचदार मांग या सापेक्षित लोचदार मांग, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें है अपेक्षित लोचदार मांग या कम लोचदार मांग। यह ED ग्रेटर लेस देन 1 होना चाहिए, ED लेस देन 1, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है उससे कम दर से उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो। कहने का मतलब है कि अगर पेट्रोल में परिवर्तन 5% के रेट से होता है, पेट्रोल की कीमत में 5% की दर से परिवर्तन होता है, ठीक ना, तो उसकी मांग में 5% से कम का परिवर्तन होना चाहिए। जैसे यह मान लीजिए 4% के रेट से हो रहा है, ठीक ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपेक्षित, ठीक ना। यानी 5% उसकी कीमत में परिवर्तन हो गया
और उसके डिमांड में मात्र 4% हुआ, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं कम लोचदार, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, कम लोचदार। यानी जितना परसेंट ऑफ रेट से उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ, उतना परसेंट ऑफ रेट से उसके डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है सापेक्षित बेलोचदार या कम बेलोचदार मांग। जैसे आप प्राइस को यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कीमत को दिखाया गया है, यहाँ मांग को दिखाया गया है, ठीक है ना, और ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में है। अब देखिए जब प्राइस जो है जब प्राइस पी था तो डिमांड कितना था, आप देख रहे हैं क्यू पर था, यानी ओ से लेकर क्यू पर डिमांड था, इतना जो है डिमांड था, इतना, ठीक है ना, जब प्राइस पी था, ठीक है। लेकिन प्राइस जैसे डिक्रीज हुआ, प्राइस घटा, कीमत घटा, P1 हो गया, तो देखिए डिमांड कहाँ भाग गया, डिमांड आगे बढ़ गया भाई, डिमांड Q1 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिमांड, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि जिस रेट से वस्तु की मांग में, मतलब जिस रेट से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है, उससे कम दर से जो है उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, नहीं वहाँ से नहीं देखना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ध्यान दें, ये जो है इस हिसाब से आपको गलत हो जाएगा। देखिए ये डिमांड कर्व है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ये डिमांड कर्व है, ये कीमत रेखा और ये मांग रेखा। यहाँ पे जब प्राइस पी था तो डिमांड कितना था, आप देख रहे हैं क्यू पर था, लेकिन प्राइस में देखिए यहाँ से पी से क्यू पे आने में कितना दूरी चलना पड़ा, इतना दूरी चलना पड़ा, इतना दूरी। लेकिन जब P1 प्राइस था तो जब P प्राइस था तो क्यू डिमांड था, लेकिन प्राइस जब इतना जो है इतना प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितना कम हुआ, देखिए तो इतना, इसके बीच के देखिए कितना दूरी है और इसके बीच में कितना दूरी है, समझ में आ रहा है ना। यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में देखिए कितना चेंज हुआ, सिर्फ Q से Q1 आने में कितना दूरी है, कम दूरी है, लेकिन P से P1 आने में बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन Q से Q1 आने में कम ही दूरी है। इसका मतलब इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला जो आपका पांचवा जो ये नियम है, पांचवा पॉइंट है सम लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग, ठीक ना, यानी ED = 1 होना चाहिए, ठीक ना। कहने का मतलब है ED = 1 का कि किसी वस्तु की कीमत में जिस दर से परिवर्तन होगा, ठीक उसी दर से वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा, उसे बोलेंगे सम लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग। जैसे मान लीजिए पेट्रोल में अगर 5% की दर से उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, अगर पेट्रोल की कीमत में 5% की दर से परिवर्तन होता है, तो उसकी मांग में भी अगर 5% की रेट से परिवर्तन होगा, तब बोला जाएगा कि दोनों बराबर है, इकाई के बराबर है। यानी जिस रेट से उसके दाम बढ़े उसी रेट से उसकी मांग घट गई, जिस रेट से उसकी कीमत घटेगी उस रेट से उसकी डिमांड बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है। तो यह इस अध्याय से इतना जो है। और एक पॉइंट और है कि अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु पर कौन अधिक लोचदार मांग है, जैसे अगर दो अगर डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो आखिर कौन सा डिमांड जो है कर्व सबसे अधिक लोचदार होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है कि यदि दो मांग वक्र किसी एक बिंदु पर दूसरे को काटते हैं, यानी दो मांग वक्र, दो डिमांड कर्व है और वे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो मांग वक्र अधिक ढालुआ या चपटा होगा, यानी जो मांग वक्र नीचे की तरफ अधिक झुका हुआ होगा, वो अधिक लोचदार होगा। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक कर्व है, यहाँ पे मांग वक्र है D, दूसरा है D1। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये D कर्व और D1 कर्व, इसमें कौन अधिक लोचदार मांग है? अधिक लोचदार मांग हो जाएगा D1 कर्व। D1 कर्व अधिक लोचदार हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्राइस जो है, सॉरी ये D हो जाएगा, प्राइस ये D हो जाएगा, ठीक ना, माफ़ी चाहूँगा, D अधिक लोचदार होगा। समझिए कैसे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है D पे देखिए, जब प्राइस P था ना, तो दोनों रेखाएं
दोनों यानी दोनों डिमांड कर्व को, दोनों मांग रेखा को ए पर इंटरसेक्ट किया था। यानी प्राइस जब प्राइस पी था तो ए पॉइंट पर दोनों रेखा इंटरसेक्ट हुई थी, कटी हुई थी। लेकिन जैसे प्राइस P1 हुआ तो देखिए यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है डी वाला और डिमांड कर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब P पर आया तो यहाँ पे P रेखा जब आया तो देखिए ये जो Q1 पे यानी जो B पॉइंट पे कौन सा इंटरसेक्ट हुआ तो D1 हुआ और C पॉइंट पे D हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्राइस कितना चेंज हुआ, प्राइस में इतना चेंज हुआ, देख रहे हैं इतना के बीच की दूरी चेंज हुआ। लेकिन वहीं अगर मांग में देखा जाए तो सबसे पहले D1 रेखा पे देखिए, D1 डिमांड कर्व पे जो है, ये जो D1 डिमांड कर्व है इस रेखा पे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इस रेखा पे देखिए पहले मांग कितना था Q था। तो जब P प्राइस था तो मांग Q था, लेकिन जब प्राइस P1 हो गया तो मांग D यानी D1 पे B हो गया। अब देखिए कितना कम हुआ, यानी इतना प्राइस में बदलाव हुआ, और यहाँ पे जो है देखिए मांग में सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ D1 रेखा पर। वहीं उसी P1 रेखा पर, P1 कीमत पर देखिए अगर D की बात करें तो D की बात करा जाए तो देखिए कितना इसका प्राइस, पहले कितना था, पहले डिमांड था Q पर, लेकिन प्राइस जब P1 हो गया तो इसका देखिए इसका डिमांड भी Q2 हो गया। देखिए यहाँ से इतना चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये प्राइस इतना ही चेंज हुआ है, लेकिन देखिए इसमें मांग में कितना चेंज हुआ है। तो यानी जो D रेखा है वह अधिक ढालुआ है, ठीक ना, अधिक ढालुआ, अधिक चपटा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये अधिक लोचदार होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यह कुछ क्वेश्चन है और शायद कुछ अगर टॉपिक कल होगा तो उसको भी डिस्कस करा दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कल ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन इसका किया जाएगा और इसके बाद 3rd चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो लोग इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स का पता नहीं है कि कहाँ से क्लास किया जाए, वो प्लीज़ ओमेगा क्लास 850 में आएँ और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। थैंक यू।